नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूँ तो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन एक खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाह अब सबसे ज़्यादा है वो है ईरान पर हुए इजराइल हमले के बाद जो हालात बन रहे हैं उन पर। आखिर उन हालातों का पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, किस तरह भारत उससे प्रभावित हो सकता है, क्या भारत की अंदरूनी राजनीति में भी उसका असर होगा, ये बहुत सारी चर्चाओं का विषय है। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान पर हुए हमले के दौरान इजराइल की ओर से जो पहुंचाया गया नुकसान है ईरान को, उसका क्या असर है। क्योंकि ईरान के कल जिस तरह की सूचनाएं आई थी वो धीरे धीरे अब पूरा क्लियर हो गई हैं कि ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र और सैन्य ठिकानों पर जिस तरह का हमला इजराइल ने किया है उसके लिए कई साल की तैयारी चाहिए होती थी, और उसके लिए इजराइल ने ईरान के अंदर अपने आप ठिकाने कई सारे विकसित किए और उसके बाद ड्रोन और उसका एक बेसिक स्टेशन तक बनाया और तब ये इतना बड़ा हमला अंजाम दिया। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने कल के वीडियो में ये चर्चा की थी कि ईरान किस तरह से इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। उसका जो धार्मिक उन्माद है वो इतना ज़्यादा है, यहूदियों को लेकर उनकी घृणा इतनी ज़्यादा है कि वो उसको देश के तौर पर भी मिटा देना चाहते हैं। ये नहीं कि उसकी शक्ति कम कर दें या उस पर नहीं, उसको दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। इसीलिए इसराइल हमेशा से इस्लामिक वर्ल्ड के पास परमाणु बम होने के खिलाफ रहा है। यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा कि ये बहुत बड़े दिनों बाद ये कहानी भी आई थी कि किस तरह से भारत से उसने अपने फ्यूल उसको रिचार्ज करने के लिए मांगा था, फ्यूल रिफ्यूल करने के लिए उसने कहा था कि अगर वो देता है तो ये एक पूरी कहानी आपको पता है। भारत में इस पर बहुत चर्चा हुई कि 70s के लेटर 70s में यानी 78 के करीब उन्होंने ये मांगा था इजराइल ने, जब पाकिस्तान अपने जो परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर चुका था और परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उस वक्त इजराइल ने ये भारत से कहा था कि अगर उसको थोड़ी मदद करता रिफ्यूल तो वो पाकिस्तान की एटॉमिक शक्ति को समाप्त कर सकता है। लेकिन भारत की नैतिकता, ये अलग बात है कि भारत के नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मुझे लगता है नैतिकता से ज़्यादा वोट बैंक का उनको दबाव रहा होगा, और ये हमेशा से भारतीय राजनीति की त्रासदी रही है कि वो अपने फ़ायदे को भी इस बात से तोलता है, यानी देश के एक सामूहिक फ़ायदे को भी इस बात से तोलता है कि वोटों का गणित किस पलड़े में ज़्यादा बैठेगा। और यही अभी भी आपको दिखाई देगा। इजराइल के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उसमें हमेशा ये बैलेंसिंग बनाई जाती रही कि कहीं इस बात से भारत के मुसलमान नाराज ना हो जाएं। इस सरकार ने जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो इस पूरी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा शिफ्ट आपको दिखाई दिया, और पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इसराइल पहुंचे मोदी, और उसके बाद से इसराइल और भारत के बीच में रक्षा सहयोग है। तो ठीक है, फिर वापस आते हैं हम उस पर कि जो सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो उसके परमाणु संयंत्रों के साथ साथ उन वैज्ञानिकों की जो इसमें मारे गए हैं इस हमले में। ये कम से कम एक पूरी कहावत भी कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूज बदले जा सकते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट या वो तमाम चीज़ें जिनको परमाणु बम के दौरान इस्तेमाल बनाने के दौरान किया जाता है वो बदले जा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बदले जा सकते। और ये हमेशा से अगर आप गौर करेंगे, इसराइल ये कोशिश करता है कि जो परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ईरान के लिए, उन पर निशाना रखा जाए। तो इसमें कहा जा रहा शीर्ष 6 परमाणु वैज्ञानिक जो है इसमें मारे गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिकाओं में थे। अगर इसको उस पर देखें कि इसका असर क्या है, तो ये समझा जा सकता है कि ईरान को कई साल तक इसका झटका महसूस होगा। इसके अलावा जो इसमें उनके कई सारे सैन्य अधिकारी, लगभग 15 कमांडर्स के मारे जाने की खबर है, जो सबसे अहम भूमिकाओं पे थे, उनके नाम भी आ गए हैं। अगर हम इसको देखें तो जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा की जो प्रेसिडेंट है, मतलब ये एक एनालिसिस करता है पूरे वर्ल्ड में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग दुनिया में, इसका एक बहुत ही एक्सपर्ट्स जो इसकी एक्सपर्टाइज है इसमें, उसका बहुत माना जाता है। तो उसने कहा कि इस हमले ने जो मौजूदा विश्व है उसमें एक अर्थक्वेक की तरह ला दिया और एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पिछले साल इजराइल ने ईरान पर 15 हवाई और ड्रोन हमले किए थे, उसमें 1 मौत हुई थी, लेकिन ये हमला तो अभूतपूर्व है। नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो एक फुल फ्लेज वार के बराबर इस हमले ने चोट पहुंचाई है ईरान को, इतना ज्यादा उसका नुकसान किया है। और जो ईरानी वैज्ञानिक मारे गए हैं, जो सैन्य मारे गए हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम, जनरल मोहम्मद बाघेरी जो ईरानी सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ था, यानी सीनियर सबसे पोजीशन थी। जनरल हुसैन सलामी, इसको आप कह सकते हैं जो सबसे इलीट फोर्स है, यानी ईरान की सबसे इलीट फोर्स जो है
वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो आपने देखा होगा मॉरल पुलिसिंग से लेके तमाम चीज़ों पर बहुत गहरी निगाह, और बाहर के ईरान के दुश्मनों को मारने के लिए भी उसका बड़ा रोल रहता है। उसके कमांडर इन चीफ को एक जनरल अमीर अली हाजी जादे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इजराइल के लिए था। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स का हेड था, क्योंकि जो पिछली बार इसराइल पर सबसे पहले अटैक हुए थे हमास के हमले के बाद, आपने गौर किया होगा, ईरान ने पहली बार इतनी तादाद में ड्रोन्स भेजे और मिसाइल से अटैक किए गए थे, तो वो उसका सूत्रधार यही था, इसीलिए ये ईरान की इसराइल की निगाहों पर था। इसके तुरंत बाद आपने देखा कि ईरान की जनता जो है सड़कों पे उतर आई और तमाम जगह पर उसने बहुत सारे नारों के साथ, अब ये 200 लड़ाकू विमानों ने 100 ठिकानों को निशाना बनाया था और 78 की मौत, चुकी ये ईरान के राजदूत ने इन मौतों की पुष्टि की है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में बताया है कि 78 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अगर इसमें सबसे देखें तो नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वो परमाणु बम हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। वहां की जनता के जो मुख्य नारों में इस ईरान को नक्शे से मिटा देना, दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। अगर हम गौर भी करते हैं और 79 के बाद के ईरान को देखते हैं, तो ईरान हर घटना में इसराइल को खत्म करने की घोषणा करता है। वो किसी उस देश को हराना या छोटे हिस्से में बदल देना ऐसा नहीं, वो दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये उनके धार्मिक जो टेक्स्ट हैं उसके मुताबिक है। और इस तरह से इसका सबसे बड़ा जो इस पर खमेनी ने पूरी खुली चेतावनी भी दी है। उसने कहा इसराइल को कि हम तुम्हें इस महान अपराध से सुरक्षित निकलने नहीं देंगे। इस्लामिक गणराज्य की सशस्त्र सेना दुष्ट पर भारी प्रहार करेगी, यानी ये आखिरी लड़ाई के तौर पर अगर वो कहते हैं तो। इसके बाद तुरंत खमेनी ने एक अगली लड़ाई की तैयारी की घोषणा करते हुए मेजर जनरल अमीर हतामी को नया वो बना दिया कि वो अब एक वॉर को अलग लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी लड़ाई, मैं इस पर अलग अलग जगह बता रहा था कि किस तरह से बड़े ठिकाने उन पर हुए। जो परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं उनके भी नाम में चूंकि अलग अलग जगह सोर्सेज से आए हैं तो उनको भी पढ़ देते हैं। अब्दुल हमीद मिनो उचहर, अहमद रजा जुल्फ़गारी, सैयद अमीर हुसैन फबही और मौलाबाजी देह, मोहम्मद मेहदी तहरनी और फदरन अब्बासी है। ये परमाणु विशेषज्ञ थे। और इसके बाद चूंकि जब ये इतना बड़ा हमला कर दिया गया तो उसके तुरंत बाद इसराइल ने क्या किया है कि इसराइल ने अपने तमाम जगह पर दूतावास बंद कर दिए, क्योंकि जो ईरान समर्थित आतंकी गुट हैं वो तमाम लोग उसको जहां भी इसराइली लोग हैं वहां उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, और सबसे आसान तरीका है कि वो उन तमाम देशों में जो दूतावास हैं अलग अलग देशों में उन पर अटैक करें। तो ये बंद किया गया। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा जो दिलचस्प है वो अमेरिका का एक नया अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। मार्को रूबियो ने ये पूरी कोशिश की थी कि वो ये कह सकें, आपको मालूम है जब पहले दिन उन्होंने हमले के वक्त कहा कि इसराइल ने एक तरफा कार्रवाई की है और इसमें अमेरिका शामिल नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 जून को उसके साथ एक बातचीत शुरू होनी थी। आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि ईरान, चूंकि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपराध में अपना खूनी हाथ दिखाया है और अमेरिका के साथ जो बातचीत है हम उससे पीछे हट रहे हैं। तो जैसे ये हटा तो फिर उसके बाद तुरंत ट्रंप जो है साहब मौजूद थे, उन्होंने तुरंत एकदम सोशल मीडिया पर एकदम जो विरोधाभासी संदेश दिया कि अगर ईरान परमाणु समझौता करने में विफल रहता है तो उसे और भी क्रूर हमले झेलने पड़ेंगे। यानी ये पहले मार्को रूबियो इस पूरी लड़ाई से अपना हाथ साफ कर रहे थे और तुरंत बाद में अब इसराइल की तरफ, इसराइल को जैसे अमेरिका ने ही कहा हो, ये ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा है। और एक न्यूज़ ने कहा है, विश्लेषण जो किया है उसके मुताबिक ये अमेरिकी समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक निवेश की तरह निवेश करके उसका लाभांश लेता है। तो जिस तरह इसराइल अटैक कर रहा है वो अमेरिका के हित में दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है एक तो या तो उसकी परमाणु कैपेसिटी नष्ट हो जाए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, तो उस पर अटैक किया इसराइल ने, और नहीं तो वो परमाणु समझौता करे जिससे कि वो परमाणु जो हथियार है उसको बनाने की बजाय एक जो शांतिपूर्ण उपयोग है वो भी IAEA के निगरानी में, कठोर निगरानी में, उस पर वो मान सके। लेकिन इस पर अमेरिका में चूंकि काफ़ी बहस है, डेमोक्रेट्स तमाम लोग चाहते हैं कि ये युद्ध में शामिल ना हो, और कुछ रिपब्लिकन भी इसराइल के हमलों का समर्थन करने को मतदाताओं के प्रति अंगूठा दिखाने की बात कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति इजराइल को व्यक्तिगत समर्थन देने का नतीजा है, जबकि वो अपनी भूमिका बनाए रखने चाहते हैं दुनिया में, ये भी बताना चाहते हैं कि हम जिनके साथ हैं उनके साथ हैं, क्योंकि अभी नेटो के साथ जिस तरह का अमेरिका का व्यवहार रहा है वो दुनिया में संदेह पैदा कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कश्मीर के मसले पर आपको मालूम होगा पाकिस्तान को एक जगह सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, वो है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। वो हर समय जो आप देखेंगे कि कभी भी प्रस्ताव पास कर देते हैं, कभी भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कभी भी कोई चीज़ करते हैं, लेकिन इस मामले में उनका सिर्फ जुबानी जमा खर्च दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि OIC जो सबसे ताकत है, अगर आप देखेंगे तो एक तरह से तो उसने निंदा, कड़ी निंदा, ये सब जो है तुरंत शुरू कर दी। बल्कि मुझे लगता है कि देश के हमारे रक्षा मंत्री हैं जिनके साथ ये जुड़ा हुआ शब्द है, कड़ी निंदा करते हैं, तो मुझे लगता है OIC उस कड़ी निंदा के शब्दों को उन्हीं से ले रहा है। तो उसने बड़ी कड़ी निंदा की है, लेकिन काम नहीं किया है ना, उसमें जुबानी जमा खर्च किया है। OIC ने घोर आक्रामकता और ईरान की प्रभुसत्ता का उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कहा, और जो है इजराइल को इस हत्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार भी ठहराया, इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कमी क्या है? आपको ये दिखाई देगा कि ये जुबानी जमा खर्च से आगे एक्शन में क्यों तब्दील नहीं होती, क्योंकि OIC तो इकट्ठा इसीलिए वो कि इस्लामिक वॉर एक साथ लड़ते हैं, उम्मा है, पूरी दुनिया एक है, जो भी मुसलमान है उसके साथ है। दरअसल उनके अंदर आंतरिक विभाजन है। अगर हम मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूशन के उससे देखते हैं तो इनके बीच में जो कूटनीतिक और उनके अपनी प्राथमिकताएं, उनके बीच में बहुत अंतर है। सऊदी अरब जैसे कुछ लोग ईरान के साथ अपने संबंध सुधारने की पहल तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से भी कन्नी काटते हैं कि कहीं ईरान इस पूरे मुस्लिम समुदाय का नेता बनने की कोशिश ना करे। और दूसरा कारण ये है कि इनकी OIC की पश्चिमी देशों में बहुत निर्भरता है। अब भले ही सऊदी अरब में भी आपको दिखेगा कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को तेल से हटा के दूसरी जगह ले जाने की, वरना इससे पहले पेट्रो डॉलर ने इन तमाम अमीर शेखों को इतना ज़्यादा एरोगेंस दे दी थी कि वो अमेरिका जैसे देशों में निवेश करते थे और अमेरिका की फौज पर पूरी तरह डिपेंड रहते थे। तो ये भी बड़ा कारण है। खाड़ी देश अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पर आज भी निर्भर है, और ये निर्भरता उन्हें इसराइल के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई ना तो अभी तक करने देती है ना करने देगी, सिर्फ बयानों तक रहते हैं। और ये जो है OIC, कुछ समाचार पत्रों ने मार्च 2024 में OIC शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें चर्चा की थी कि OIC की आखिरी जो विज्ञप्तियां होती हैं वो क्लीशे के रूप में आती हैं, यानी इसराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखा कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में, अभी आपने देखा 16 अप्रैल को उसके फील्ड मार्शल का जो बयान था, बहुत ही वो जो दूसरे जो इस्लामिक जो लोग हैं उनके अलावा बाकी तमाम गैर मुस्लिमों के प्रति उसमें पूरी एक जो नफरत की झलक दिखाई दे रही थी। उसमें उसने, याद होगा आपको कि पूरी दुनिया में 2 ही रियासतें बनी हैं कलीमा की बुनियाद पे, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान को उसने ये माना कि ये किस तरह से बनी है। तो वो ज़्यादातर वो एक्शन क्यों नहीं लेता वो ईरान की तरफ, क्योंकि देखिए शिया सुन्नी जो विवाद है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान सुन्नी बाहुल्य देश है, 80% से ज़्यादा सुन्नी वहाँ है, और शियाओं पर बाकायदा उसके यहाँ आतंकी संगठन लगातार हमला करते हैं, उनकी मस्जिदों में हमले करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उनके जल्लूस जो तरह होते हैं, धार्मिक जल्लूस, उस पर हमले की खबरें होती हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान एक लेवल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता अंदरूनी राजनीति के हिसाब से, और वो कोशिश करता है कि उसको जो उसकी लीडरशिप है उसने बस बयानों के साथ रखे। इसमें भी उसने बयान दिए हैं कि साहब ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है। जो ये रियासत मदीना और उसके साथ वो सक्रिय तो है, लेकिन उस तरह की कोई ग्राउंड पर आपको नहीं दिखेगा कि ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा करीब दिखाना चाहता हो। तो एक वो है। अब जो अलग अलग लोगों के साथ बातचीत वो कर रहा था, अगर मैं कहूँ कि ईरान को, तो नेतन्याहू के साथ, तो नेतन्याहू ने PM मोदी को फ़ोन करके इस पूरी जानकारी दी। भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में शांति के लिए जिस तरह से होता है उनको उम्मीद है। उन्होंने जनरल चांसलर फेडरिक मर्ज, एमुअल मैक्रोन के साथ बातचीत की, क्योंकि इस पूरी लड़ाई को आगे जाने से रोकने की कोशिश भी है। लेकिन ये भी कहा है इसराइल ने कि उसने ये हमले बंद नहीं किए हैं अभी। तो जो हम लोग ये कहें कि नेता ईरानी विनाश के खतरे के सामने इसराइल की रक्षा आवश्यकताओं के प्रति समझ दिखाएं,
क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनको खत्म कर देंगे। आखिर इसराइल के खिलाफ परमाणु बम से ईरान के सबसे ज़्यादा खतरा इसराइल को क्यों है, ये इस पर बहुत बार ये इजरायली नेता बार बार तमाम अक्रॉस द पार्टी कहते हैं कि परमाणु संपन्न ईरान जो है यहूदी राज्य के लिए एक अस्तित्वगत खतरा, यानी उसके एग्जिस्टेंस को ही खतरा है। और नेतन्याहू ने 2013 साल पहले 13 जून को ही कहा था कि 80 साल पहले यहूदी नाजी शासन द्वारा किए गए प्रलय के शिकार थे, यानी उसने जो जिस तरह का जेनोसाइड किया था। और अब उस तरह की जो एटॉमिक जो जेनोसाइड्स है वो जो है वो अब ऐसे से इनकार करता है, ऐसे होने से। और इसीलिए उन्होंने जोर दिया था कि ईरान सबसे बड़ा शत्रु है, वहाँ के नारे उधर की, क्योंकि इजराइल को इस बात को चिंता हो गई थी कि ईरान यूरेनियम में इतनी इनरिचमेंट में इतनी तरक्की कर चुका कि वो एक परमाणु बम के लिए एक सप्ताह में अपने यूरेनियम को संवर्धित करता है। क्योंकि देखिए यूरेनियम 235 में उसको कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए जो करना है उसी के लिए एनरिच किया जाता है। तो वहाँ ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। ये एक प्रेशर से ये सब सूचनाएं इसराइल के पास थी, तो इसराइल की मजबूरी थी। अभी तक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे और उनका, चूंकि ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि एक बार आपको परमाणु डिटेरेंस पावर हासिल हो जाती है तो आप आसानी से हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों के सहारे इसराइल को खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ईरान पर किसी को नहीं था। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि क्या सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने मदद की है क्या इसराइल की, चूँकि ओआईसी का जो सबसे बड़े यही है इस्लामिक उम्मा के लिए सबसे बड़े लीडर के तौर पर। तो ये जानकारी, अब दावे है इस पर, इनको बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ से तो नहीं आया, ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो है कि ड्रोन को गिराने में मदद की गई। द टेलीग्राफ और दूसरे अखबार वालों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि संभवतः ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। और जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने शुक्रवार को घोषणा की थी, उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले कई ड्रोन को रोका है। विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं बहुत सारे कि ईरान इजराइल के साथ रडार और की जानकारी और खुफिया जानकारी जो इंटेलिजेंस उनके पास थी सऊदी अरब के और जॉर्डन के, उन्होंने इनको दी है इजराइल को। और ये ड्रोनों को ट्रैक करने की प्रारंभिक प्रणाली की आवश्यकता थी, वो इन दोनों देशों ने दी है इसराइल को। तो ये एक और बड़ी बात है। और इजराइल अभी तक सऊदी अरब ने सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च किया है और कहा है कि साहब वो एक घृणित हमला है। तो मुझे लगता है कि इजराइल का ये जो वॉर है ये अभी आगे जारी रहेगा जब तक कि ईरान की संपूर्ण एटॉमिक जो उसकी क्षमता है उसको नष्ट ना कर दिया जाए। क्योंकि इशारा तो यही करता है इतिहास की ईरान शायद परमाणु बम बनाने के बाद इस बात का इंतज़ार ना करे कि इजराइल ने उसकी प्रभुसत्ता को या किसी चीज़ को चुनौती दी है। वो गाजा जैसे किसी भी रिटेलिएशरी एक्शन पर, क्योंकि हमास ने हमला किया था इसीलिए वो रिटेलिएटरी एक्शन है, उस पर भी वो परमाणु बम गिरा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी है जिस पर दुनिया की निगाह रहेगी। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो खबर है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये बड़ी चर्चा है। क्योंकि जो एक्सटेंडेड समय है वो भी खत्म हो गया जो जेपी नड्डा का है, और अभी तक अध्यक्ष का कोई चुनाव नहीं हुआ। पहले से ही देरी हो रही थी, हालांकि बीजेपी अब इसको पहलगाम के जो घटना हुई थी उसके बाद के जो हालात हुए उसका और ज़्यादा दे। लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं 14 जून 2025 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका विस्तार दिया गया था उनको 2024 के चुनाव पर, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। तो अब नए अध्यक्ष की चुनाव, बीजेपी का संविधान जो कहता है, आपको भी मालूम है कि कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने चाहिए, इसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और संविधान में औपचारिक चुनाव का प्रावधान है और 3 साल का होता है। अगर हम लोग देखें देरी जो हुई है तो नड्डा के उत्तराधिकारी के चुनाव में देरी को बहुत सारे लोगों ने ये माना कि पार्टी एक उम्मीदवार खोजने में सही, मतलब एक उसके अंदर एक मत नहीं है। यहाँ तक कि संघ के साथ बीजेपी को कुछ जो विरोध है, एक दूसरे का अंतर विरोध है, जिससे कि वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा यूपी जैसे राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष का 5 महीने से खाली है, यानी वहाँ भी इंतजार किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है अभी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस है उनके बारे में कुछ अंतर विचार की उसमें है, वो कोई क्लैरिटी नहीं है। और अब अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग उन संभावित नामों पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं कि जो भी संभावित नाम है ज़रूरी नहीं इनमें से कोई हो, क्योंकि ये अब तक के देखने में आया कि पत्रकारों ने जिसकी नाम की चर्चा की, मोदी और शाह ने उसी नाम को लाइमलाइट में नहीं आने दिया। तो बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहते हैं कि भाई आप हमारे नाम की चर्चा मत कीजिए प्लीज़, अगर आप हमारे दोस्त हैं। लेकिन फिर भी जिन पर चर्चा चल रही है उन पर बात कर सकते हैं।
जो नवभारत जो अलग अलग अखबारों ने किया है, तो मैं उसमें बता दूं भूपेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था। क्योंकि भूपेंद्र यादव के पक्ष में एक बात जाती है कि वो जो सबसे ज़्यादा करीबी हैं उनको अमित शाह का सबसे करीबी माना जाता है, नरेंद्र मोदी भी उनके पास संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव की बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्री है, उन्हें यूपी और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी के लिए काम करने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन मुझे जैसा मेरी तरफ से मैं समझता हूं कि एक ज़मीनी जो कार्यकर्ताओं की पकड़ होनी चाहिए, उस तरह की कोई इंडिपेंडेंट जो है पकड़ वो नहीं बना पाए। वो लॉयर हैं तो उनकी उसमें जो एक रणनीति के तौर पर तैयार करने में हो सकता है बीजेपी को उनका इसका कोई फ़ायदा मिलता हो। लेकिन मुझे ये शक है कि उनके होने से बहुत ज़्यादा किसी वोटर्स को कोई फ़ायदा या वोटर्स बीजेपी जोड़ पाएगी। वो सिर्फ एक चेहरा हो सकते हैं और ये भी माना जा रहा है कि वो अमित शाह का एक बहुत करीबी है, तो इसी वजह से। बाकी एक धर्मेंद्र प्रधान है, उनके नाम की चर्चा काफ़ी समय से थी, काफ़ी जोरों पे थी। युवा चेहरा है और बहुत आगे जाने वाले जिन नेताओं में नाम है उनका उड़ीसा से वो रखते हैं। और उड़ीसा में इस बार बीजेपी ने हासिल भी की है, जीत हासिल की है, जो बहुत बड़ी जीत है बीजेडी के खिलाफ। हालांकि अब नवीन पटनायक के साथ दोबारा से पार्टी की तनातनी शुरू हो गई है। शुरुआत ज़रूर अच्छे से हुई थी, अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ये माना जा रहा कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है, उन्हें संगठन में काम करने का अनुभव है और व्यापक रूप से वो स्वीकार्य भी हैं। जहां योगेंद्र यादव की बात की जाए तो उनको लेकर बहुत सारे गुट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे उनको उसी तरह स्वीकार्य मानेंगे जितना। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम शायद मैं तो नहीं मानता हूँ चर्चा में होगा, लेकिन हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रशासनिक अनुभव है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष पद के लिए आवास और शहरी कार्य और बिजली मंत्री हैं। लेकिन अगर मैं हरियाणा के चुनाव को, हरियाणा को समझता हूं, जितने लंबे समय से मैंने चुनाव कवर किए और उसके लगभग बराबर में रहने का अनुभव और वहाँ के साथ तो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता वेस्टर्न यूपी का रहता ही है, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी के लिए बहुत उपयुक्त नाम होंगे। कम से कम हरियाणा में तो उनका अनुभव ये है कि जितने लोग वहाँ बड़ी मुश्किल से अगर ये चेहरे रहते तो शायद एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी बुरी तरह हार सकती थी, क्योंकि उनसे ना पार्टी के कार्यकर्ता खुश थे ना ही आम आदमी खुश था। तो वो अब अध्यक्ष के तौर पर उनको लाएंगे तो उसका क्या सोच होगी इस पर मैं कह सकता हूँ। एक डी पुरेंद्रेश्वरी है, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि एक महिला अध्यक्ष पर नियुक्ति और वो भी दक्षिण भारत के हों, तो ये संगठनात्मक संदेश जा सकता है। अभी दक्षिण के तमिलनाडु में और वहाँ केरल में चुनाव भी होना है, तो एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है, ये कहा जा रहा। और इसमें जो दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी है, कांग्रेस छोड़ने के बाद वो आई थी, बीजेपी में अलग अलग जगह पर हैं, तो लेकिन उनकी चर्चा मुझे लगता है मेरे हिसाब से काफ़ी बहुत पीछे हो सकती है। श्रीनिवासन की बात, ये जो कोयम्बटूर से विधायक हैं वनथी श्रीनिवासन, तो वहाँ भी उनकी चर्चा हो रही है कि एक महिला। विनोद तावड़े का नाम आपने देखा होगा, पहले बहुत तेज़ी के साथ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो है, क्योंकि महाराष्ट्र से लगभग जीत हो चुकी है। तावड़े हालांकि वहाँ एक अच्छा मराठा चेहरा हो सकते हैं, बहुत ही उनको कहा जाता है कि समन्वयकारी लीडर हैं। जब उनको दिल्ली लाया गया था तब यही माना गया था कि जनरल सेक्रेटरी से उनका रास्ता अध्यक्ष पद तक जाता है। सुनील बंसल का नाम बहुत बार चर्चा में आया। सुनील बंसल को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि उनकी बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मैत्री नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सहज नहीं होते हैं। अब ऐसे में सुनील बंसल को वहाँ, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुशल नेतृत्व, तो मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज़्यादा कोई उनके चेहरे को लोग जानते होंगे या उनसे कोई बहुत है। ये हो सकता है कि आप एक जेपी नड्डा जैसे चेहरे को ढूंढ रहे हैं तो आप सुनील बंसल को दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी कोई भूमिका मुझे नहीं लगती। और ख़ासतौर से यूपी में मैं इस बात से पूरी तरह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 2 वोट के भी नेता वहाँ नहीं हो सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ वहाँ चेहरा नहीं है तो वहाँ सुनील बंसल जैसे नेता के होने का कोई अर्थ नहीं है। जो 2017 की जीत को जो सोच रहे होंगे कि करिश्मे हैं, तो 2017 की जीत के लिए उनको 2014 से पहले के सारे घटनाक्रमों को देखना होगा। और जो अखिलेश यादव की जिस तरह की कार्यशैली, जिस तरह उस समय जो हिंदू मुस्लिम दंगे, ये तमाम चीज़ें दिखाई दी थी, उसके बाद है। अगर सुनील बंसल को मुझे लगता है कि उनको इंचार्ज बनाना चाहिए था बंगाल का, तो शायद एक्सपर्ट वो देखते। मुझे उनको अभी भी है, सुनील बंसल ने कुशल संगठनात्मक को माना जाता है। वह वर्तमान में राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष कम से कम इस तरह का भी होना चाहिए जिसको लोग जानते पहचानते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम था, हालांकि उनको लेकर मुझे थोड़ा सा ये है कि उनकी उम्र 65 साल
कि करीब है और अब पार्टी शायद युवा नेतृत्व की तरफ देख रही हो, युवा चेहरों की तरफ देख रही हो। ये कोशिश की जाती है, जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए चेहरे से ज़्यादा वहाँ संगठन के अनुभव, इसीलिए बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे ज़रूरी नहीं कि वो बहुत आम जनता के साथ जुड़े हुए। बीजेपी के एक्सपर्ट्स हमेशा ये मानते हैं कि वहाँ उनको संगठनात्मक मजबूती उनकी होनी चाहिए। और दूसरा जो कारण कहा जाता है, आरएसएस स्वीकार्य करती हो, उनको आरएसएस जो है स्वयं सेवक संघ उनको ज़रूर मानता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधना, इसीलिए मैंने जो अपनी कई बातें की, जैसे मैं सुनील बंसल या तमाम लोगों को कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनसे कोई 2029 के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में अंतर आया था वो सिर्फ इसलिए आया था कि उसका बहुत ज़्यादा जो एक विभ्रम था वो था, और जातियों का रीअलाइनमेंट कई बार होता है उसका था। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि इस समय जो होगी वो होगी मोदी शाह की पसंद, क्योंकि उनकी पसंदगी के बिना कोई चुनाव में नहीं हो सकता। और जुलाई तक ये लक्ष्य है इनका कि वो जुलाई तक बना ले ऐसा सर्वसम्मति, क्योंकि उसके बाद फिर बिहार की चुनावी वो शुरू हो जाएगी। अन्ना मलाई के भी मुझे लगता है, मैं एक नाम जो जोड़ा था वो अन्ना मलाई था, लेकिन उनको अध्यक्ष अभी बनाया जाना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने 14 के बाद ही वो आए हैं, 16 में 17 में उन्होंने 4 वो लिया है और उसके बाद वो अध्यक्ष बने। उन्होंने तमिलनाडु में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन तमिलनाडु में AIDMK के साथ समझौते की वजह से उनको तमिलनाडु से बाहर भेजा गया है। तो ऐसे में AIDMK के साथ कोई इतना तनाव पैदा करना चाहेगी बीजेपी, ये मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन युवाओं में वो बहुत ही ज़बरदस्त एक ऊर्जावान नेता माने जा रहे हैं, वक्ता बहुत शानदार हैं, और उस जगह पर जाकर हमला करते हैं जहां बीजेपी भी बचती है। यानी उन्होंने रामास्वामी नायकर पर, यानी जिसे पेरियार कहा जाता है, उस पर अटैक किया, सीधे तौर पर अन्ना दुरई, इन जैसे लोगों पर जिन पर 90s 60s के बाद किसी भी केंद्रीय नेता की, केंद्रीय पार्टी के नेता की ये बात नहीं हुई हो, राष्ट्रीय पार्टियां जो कहा जाता है कि वो इन पर हमला कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो भी है, लेकिन एकदम इतनी ज़्यादा मुझे लगता है जिम्मेदारी देने की वो कोशिश मुझे लगता है कम होगी। लेकिन वो एक बड़ा नाम है, और अगर दक्षिण भारत में पैठ बनाना चाहती है तो एक नई ऊर्जा के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन अभी चुनावी बात यह है कि उत्तर भारत में उनको अभी और लोकप्रिय होना है। तो मुझे लगता है इनमें से कोई नाम होगा। मैं वैसे कह दूं कि मैंने इतने नाम पढ़ दिए हैं, लेकिन मैं अभी किसी भी इस नाम पर इस तरह नहीं हूँ, क्योंकि कोई चौंकाने वाले नाम की तैयारी वो जोड़ी जरूर कर रही होगी। एक खबर पर हम लोग जो आपके साथ में बात कर रहा था कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर एक तूफान से पहले की शांति दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी को आपने अभी नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री उन तमाम प्रतिनिधि मंडल के सांसदों के साथ मिल चुके हैं, और उन तमाम जो मेंबर्स वहां गए थे, आपने देखा होगा डिनर पॉलिटिक्स वो हुई और उन पर उनके विचार लिए। लेकिन ये बड़ी हैरानी हो सकती है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के उन 4 सांसदों से एक भी फोटो, सार्वजनिक तौर पर नहीं मुलाकात या उसकी कोई खबर नहीं है जो कि उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। चूंकि ये गुस्सा तो माना जा सकता है कि भाई आपने जिनके नाम बढ़ाए थे प्रतिनिधि मंडल में, एक को छोड़ के बाकी को नहीं लिया गया, लेकिन वो तमाम सांसद तो कांग्रेस के ही हैं। मतलब माफ कीजिए, सांसद सलमान खुर्शीद सांसद नहीं है, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, लेकिन बाकी तीनों को तो आप ले सकते थे। आनंद शर्मा भी राज्यसभा में थे, अब नहीं है। तो वो जो बाकी दोनों हैं उनके साथ आप शशि थरूर और मनीष तिवारी से आपकी बात हो सकती थी, और इन चारों सदस्यों से बात आप कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लगाता है कि जो दूरी आई है, जो शशि थरूर की कांग्रेसी नेतृत्व के साथ दूरी है, वो मुझे लगता है बढ़ रही है। वरना तो राहुल गांधी उनसे जरूर मिलते, जो नहीं मिले हैं उसका कारण यही हो सकता है। और अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है जो उनको बाहर निकालने के बीच में और उनके बीच में, मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ वो रुकी हुई है, वो ये है कि क्या जो है राहुल गांधी उसमें केरल में एक हार को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि ये आकलन किया जा रहा है कि शशि थरूर का जाना उनके रहने से नुकसान कम है या उनके जाने से नुकसान ज़्यादा है, इस बात पर चर्चा हो रही है। और यही बात कांग्रेस के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है एक तूफान से पहले की शांति है। हो सकता है कि एक बड़ा फैसला हो, लेकिन हमको ये मानना है कि अब शशि थरूर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कांग्रेस को ज़रूर मजबूर करेंगे। वो या तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की बात करेंगे, या चुनाव के लिए जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष के तौर पर खुद को रखने की बात करेंगे। तो वो ज़रूर मुझे लगता है कि एक परेशानी का
वो बन सकता है सबब कांग्रेस के लिए, और इसीलिए दोनों खेमे अभी इस पर शांत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगता है कि जैसे ये जो है फैसला मुझे लगता है कि वो होगा। मैं एक और खबर के साथ, हालांकि यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला है, पिछली बार भी था कि 1 लाख रुपया कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यूपी के लोगों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है। और इसके अलावा एक और खबर मैं आपके साथ बताना चाह रहा था, वो बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि किस तरह से रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को इस देश में बसाया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग क्या होती है, ये सब एक बड़ी वो है। मैं उस खबर के साथ ख़त्म करूंगा, क्योंकि खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं उसको ख़त्म करूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दरअसल बंगाल में जो आते हैं सबसे पहले, जो उनको म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते जो घुसपैठिए एजेंटों को एजेंट बहुत सुनियोजित तरीके से भारत में बसाया जा रहा। ये एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक है। रोहिंग्या को भारत में दाखिल कराने के लिए गुवाहाटी और बंगाल के एजेंटों का एक नेटवर्क बना हुआ। ये बांग्लादेश से ट्रांजिट संधि की आड़ में रोहिंग्याओं को भारत में घुसपैठ के लिए मदद करते हैं। एक बार जब रोहिंग्या देश में आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ से अलग अलग हिस्सों में ले जाने से पहले बंगाल के मालदा, नादिया उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले में अस्थायी बस्तियां बसी हुई हैं, वहां रोका जाता है। और उनमें रोकने के बाद उनको उर्दू और हिंदी बोलना सीखते हैं। उसके बाद जहां उनको भेजा जाता है वहां स्थानीय मुस्लिम संगठनों के जरिए रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के भारतीय पासपोर्ट भारतीय दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये 20 मई को कानपुर में एक रोहिंग्या जो पकड़ा गया साहिल, उससे पूछताछ में सामने आया था। वो 8 साल पहले परिवार के 14 सदस्यों को लेकर म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचा, वहां से बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा। वहां मस्जिदों में रहने के बाद नेटवर्क के जरिए, यहाँ शुरुआत में वो अलग अलग मस्जिदों में रुका, वहां नेटवर्क के जरिए उन्नाव के शुक्लागंज के शक्तिनगर, गंगा कटरी में आ बैसा, और जो स्थानीय नेटवर्क था वहाँ। अब जब यहाँ पहुंच गया तो पूरा देश में नेटवर्क किस तरह उस तरह का, इसीलिए ये खबर मुझे लगता है बड़ी है। पूर्व सभासद शहजादे की मदद से उसने जो है आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ निवास प्रमाण पत्र बनवाया, और साहिल की पत्नी अजीदा, भाई अनवर, उसकी पत्नी नूर बानो और सारों के नाम है, वो उन सब के साथ रह रहा था। पुलिस ने इन लोगों को जेल भेजा है और कई बच्चे भी माता पिता के साथ भेजे गए। जुनैद जो है पुलिस को गच्चा देकर भाग निकला। अब ये जो बता रहे हैं कि ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। उसका कहना ये था पूछताछ में कि ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की तैयारी के साथ आ रहे हैं। उनको पहले उर्दू बोलना और कोशिश की जाती है कि वो बांग्ला का जो स्थानीय बोली भी बाकायदा सिखाई जाती है। पहले भाषा बोली, फिर घुसपैठियों को भारतीय बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो बड़ा कारण है, उसने एक स्लॉटर हाउस में काम करने वाले रोहिंग्या शाहिद को एटीएस ने मानव तस्करी में पकड़ा था। उसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में खाता, एटीएम, पासपोर्ट के साथ ही अलीगढ़ से 2010 में बनवाई गई वोटर आईडी भी मिली थी, जिससे जो है उसने अलीगढ़ में वोट डाला था। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये वोट जो है वो किसको पड़ा होगा। अलीगढ़ में भी उसके फर्जी प्रमाण पत्र दस्तावेज बनवाने में पार्षद ने मदद की थी। उसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ का शरणार्थी कार्ड भी था। तो अभी ये जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इससे बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे लगता है सामने आ रही हैं। ये एक बड़ी बात है। चलिए अब इसी के पास हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोगों की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फिर शाम को मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।